एएस साहित्य अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और आनंद पूर्वक से होंगे। आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए इधर उधर गवाए। प्रश्नोत्तर नंबर 1 देखेंगे हम कि उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है। सर्वप्रथम यह हम जानेंगे कि उपदेश रसायन रास ग्रंथ जो है किस सन में या कब लिखा गया था। तो यह 1114 ईस्वी के लगभग लिखा गया था। कब? 1114 ईस्वी के लगभग लिखा गया था और यह जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसे अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य भी माना जाता है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय, यह प्रथम ग्रंथ माना जाता है रास काव्य परंपरा का, लेकिन रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है, जिसके लेखक थे सालभद्र सूरी जी जो है। अब यहाँ पर हम देखेंगे और उपदेश रसायन रास ग्रंथ की एक और विशेषता है, यह 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य भी इसे माना जाता है। 80 पद हैं इसमें और इसे नृत्य गीत रास लीला का काव्य भी माना जाता है। अब जो है इसके लेखक कौन है? जिनदत्त सूरी जी हैं। जिनदत्त सूरी जो है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। इसके उपदेश रसायन रास के लेखक जो है जिनदत्त सूरी है। और अगर हम जो है देखिए, जिन धर्म सूरी की एक रचना था जिसका नाम है स्थूल भद्र रास। क्या नाम है? स्थूल भद्र रास। जिन धर्म सूरी की रचना का नाम था स्थूल भद्र रास और सालभद्र सूरी की रचना का नाम था भारतेश्वर बाहुबली रास। क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। उसके बाद है सोमप्रभ सूरी। तो सोमप्रभ सूरी की रचना का नाम था कुमारपाल प्रतिबोध। और उपदेश रसायन रास के रचना का नाम क्या था? जिनदत्त सूरी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 हम देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 2 देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध। अभी को बताया भी गया। कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक कौन थे? तो कुमारपाल प्रतिबोध सर्वप्रथम यह देखेंगे कि इसका रचना काल क्या था? 1241 ईस्वी के लगभग। क्या था? 1241। उपदेश रसायन रास का क्या था? 1114 ईस्वी। इसका 1114 ईस्वी, जिसके लेखक थे सोमप्रभ सूरी। और कुमारपाल प्रतिबोध जो है इसका रचना काल 1241 ईस्वी था और इसके लेखक कौन थे? कुमारपाल प्रतिबोध के सोमप्रभ सूरी जी थे। इसके लेखक सोमप्रभ सूरी थे और यह गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य है। यह गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3 हम देखेंगे, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? तो इनमें आप बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि राहुल साकेतन है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि राम कुमार वर्मा हैं। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 3, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? या आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से किसने विभूषित किया? तो आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से इसका नामकरण किया। जैसे चारण काल किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन ने। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था।
प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा था। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा आजकल को? बीज वपन काल, बीज वपन काल, आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। उसके बाद आदिकाल को वीर गाथा काल, वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को क्या कहा था? संधिकाल एवं चारण काल। आदिकाल को संधिकाल, संधिकाल या चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह तीनों ऑप्शन नहीं हुआ। अब बचा राहुल सांकृत्यायन। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 4, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो देखिए हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। और वह 5 उपभाषाएं कौन सी है? नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। नंबर 2 जो है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। नंबर 3 पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। नंबर 4 पूर्वी हिंदी, नंबर 4 पूर्वी हिंदी। और नंबर 5 बिहारी हिंदी। नंबर 5 में क्या हो जाएगा? बिहारी हिंदी। यह हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। 5 उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, 18 बोलियां हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर हम 5 देखेंगे जो है हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या। देखिए आ भी गया, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या 18 है। 5 उपभाषाएं हैं। अब ये 5 उपभाषाओं की जो है बोलियां फिर हैं। यह टोटल संख्या कितनी है? 18। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 6, मैथिली बोली का क्षेत्र कौन सा है? प्रश्नोत्तर नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैथिली बोली का क्षेत्र क्या है? मुंगेर। क्यों मुंगेर है? ये क्योंकि गोरखपुर कैसा है? भोजपुरी बोली का क्षेत्र। लखनऊ कैसा है? अवधी भाषी का क्षेत्र। लखनऊ में कौन सी बोली लखनऊ में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर ये सब अवधी भाषी क्षेत्र हैं। आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर यह सब क्या बोली जाती है? भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है। और मुंगेर में मैथिली बोली बोली जाती है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस बोली से है? तो इन सभी का संबंध जो है भोजपुरी बोली से है। अर्थात ये सभी भोजपुरी भाषी क्षेत्र के हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8। प्रश्नोत्तर नंबर 8 देखिए अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या कितनी थी? वैदिक भाषा में वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या कितनी थी? 14 थी। परंतु हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10। हिंदी में 10 स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10। और संस्कृत के री को लेकर इनकी संख्या क्या हो गई? 11। संस्कृत के री को लेकर एक जोड़ देंगे तो इनकी संख्या कितनी हो गई? देखिए अब प्रश्नोत्तर नंबर 8 वंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? तो वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या 14 थी। वैदिक में स्वरों की संख्या कितनी थी? 14 थी। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी थी? 10। हिंदी में स्वरों की संख्या 10 थी। लेकिन संस्कृत के री को लेकर इनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हिंदी में।
संस्कृत के लेकर इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। और अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? 8। अपभ्रंश में कितनी थी स्वरों की संख्या? 8 थी जो है। हिंदी और अपभ्रंश भाषा की एक सामान्य विशेषता यह है कि यह दोनों ही भाषाएं वियोगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? वियोगात्मक भाषाएं हैं। लेकिन संस्कृत, पाल, प्राकृत यह जो है श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। अपभ्रंश जो है इसमें स्वरों की संख्या 8 थी और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अपभ्रंश और हिंदी की एक सामान्य विशेषता दोनों की यह है, यह दोनों ही भाषाएं वियोगात्मक भाषाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 9। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो अपभ्रंश में जो हिंदी के द्विगुण व्यंजन है ढा और ढा जो है, यही अपभ्रंश में नहीं थे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 10 देखिए, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम रचना आचार्य देवसेन कृत, देखिए हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र जी ने, किसने? डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसे हिंदी की प्रथम रचना माना और यही सर्वमान्य है। ये क्या है? सर्वमान्य है। अगर यह क्वेश्चन आ जाए डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे मानी है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, आचार्य देवसेन के श्रावकाचार्य। अगर क्वेश्चन यह आ जाता है निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, तो आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य है। और इसकी रचना काल क्या है? 933 ईस्वी। इसका रचना काल क्या है? 933 ईस्वी। 933 ईस्वी इसका रचना काल है। और इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है या श्रावक धर्म का उल्लेख है। कितने दोहों में? 250 दोहों में श्रावक धर्म का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 11 देखिए, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का जो सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसी में ये उल्लिखित है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब अगला देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 12। एक नार ने अचरज किया, साप मार पिंजरे में दिया, निम्न पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो निम्न पंक्तियों के रचयिता अमीर खुसरो हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 13। कै मासबद्ध प्रसंग किस रचनाकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो है किस रचना के अंतर्गत आता है? तो यह पृथ्वी राजरासो के अंतर्गत आता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और इसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि, अर्थात पृथ्वी राजरासो के लेखक चंदबरदाई जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा यह हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। कौन है? प्रथम महाकवि। और इनका पृथ्वी राजरासो ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य किसने कहा? अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी राजरासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। मिश्र बंधुओं ने इसके विषय में कहा हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदबरदाई ही है। पृथ्वी राजरासो की प्रामाणिकता के विषय में मतभेद है और इसको की प्रामाणिकता के विषय में मतभेद होने के कारण यह 3 भागों में बढ़ गया। कुछ लोग इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं और कुछ
अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, जिसमें से प्रामाणिक मानने वाले कमोश्याम, का से कर्नल टाट, मो से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्या से श्याम सुंदर दास, मी से मिश्र बंद। कमोश्याम प्रामाणिक, यह पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं और शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को अर्ध अप्रामाणिक मानते हैं। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 14। मनु कला ससभान कला 1600 बन्नी किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 14 का यह भी किसकी ग्रंथि है? पृथ्वीराज रासो का काव्य ग्रंथ की पंक्ति है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 15। ढोला मारूरा दूहा की नायिका का नाम क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 15 में ढोला मारूरा दूहा के नायिका का नाम क्या है? तो इसके कवि का नाम सर्वप्रथम हम देखेंगे। कवि का नाम था कल्लोल। क्या था? कल्लोल। इसके कवि का नाम कल्लोल था और इसकी नायिका जो थी मारवाड़ी और नायक जो है ढोला की प्रेम कथा का वर्णन है। इसकी नायिका मारवाड़ी, नायिका का नाम क्या था? मारवाड़ी और नायक का नाम क्या था? ढोला। इन्हीं दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह 11वीं सदी की लगभग यह रचना लिखी गई और इसमें जो है राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक कथा का वर्णन है। कहाँ का वर्णन है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा का वर्णन है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 16। गोरख बानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? तो यह डॉक्टर बर्थवाल द्वारा संपादित ग्रंथ है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 17। अभिअंतर की त्याग माया दुविधा मेट सहज में रहे पंक्तियों के रचयिता कौन है? निम्न में पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके पंक्ति के रचयिता गोरखनाथ जी हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 17 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 18। अपभ्रंश को प्राकृत भास किसने कहा? तो अपभ्रंश को प्राकृताभास या प्राकृत भास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 19। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 19। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन या 12 मासा का प्रयोग किया गया है? तो जिसमें वर्णन पृथ्वीराज रासो सही होगा, कीर्तलता की परमाल रासो या बीसल देव रासो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो सही है। और यह जो है 4 खंडों में विभक्त, कितने खंडों में? 4 खंडों में विभक्त है यह ग्रंथ। और इसी में यह राजस्थानी हिंदी में है। किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी हिंदी में। इसी में सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 19 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 20। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में रचे गए? प्रश्नोत्तर नंबर 19 में बताया गया सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग किसमें किया गया? बीसल देव रासों में किया गया। सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग बीसल देव रासों में किया गया। और इसमें कितने छंदों का प्रयोग है? 200 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। 200 छंदों का प्रयोग किया गया है और यह एक लोक गेय काव्य है। कैसा काव्य? लोक गेय काव्य। यह एक लोक गेय काव्य है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती, अर्थात इसकी नायिका का नाम क्या है? राजमती, जो कई बार पूछा जा चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी नायिका राजमती और नायक बीसल देव तृतीय। बीसल देव तृतीय के विवाह और वियोग तथा उनका पुनः मिलन की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 19 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब देखिए 20। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में रचे गए?
देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 20, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखे गए? तो सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य में लिखे गए। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 21, सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते? देखिए सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक सरपा माने जाते हैं। कौन माना जाता है? सरपा माने जाते हैं। और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। क्या माना? हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। इन्हें सरपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से जाना जाता है। और सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद ही थे। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरहपाद ही थे। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन अर्थात लोगों की बोलचाल की भाषा में लिखा, उसी को ही सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सरहपा को शाहजहां का प्रवर्तक माना जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 22। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 22 देखेंगे, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 22 का सही ऑप्शन देखेंगे कि अंधा युग में कुल कितने, देखिए अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? कुल 5 अंक हैं। और यह जो है नाटक महाभारत युद्ध के अवसान के बाद का चित्रण किया गया है। इसमें कहाँ कब का है? महाभारत युद्ध के अवसान अर्थात अंतिम अवसान के समय का चित्रण किया गया है। और इसके लेखक जो है धर्मवीर भारती जी हैं। और यह एक गीत नाट्य है। अंधा युग क्या है? यह एक गीत नाट्य है धर्मवीर भारती जी के। और यह 1955 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1955 ईस्वी में लिखा गया था। धर्मवीर भारती के कुछ और अन्य मुख्य इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं, जैसे ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955 में है, कनप्रिया 1959 में जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन है, 7 गीत वर्ष और देशांतर। यह धर्मवीर भारती जी के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। और इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 22 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 23। प्रश्नोत्तर नंबर 23, करकंड चरित के रचनाकार कौन है? तो करकंड चरित के रचनाकार कनकामर मुनि जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो गया? सी। अब अगला 24 देखिए, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ कौन सा कवि था? तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत कवि सुंदर दास जी थे। कौन था? सुंदर दास जी थे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 24 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। इनके कुछ और प्रमुख ग्रंथ थे, जैसे ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। यह सुंदर दास जी की काव्य रचना है। अब अगला देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर हम 25 देखेंगे। 25, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। निम्न कथन किसका है? तो निम्न कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो यह इनके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से है। और यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किस सन में? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 26, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य जी थे। कौन थे? शंकराचार्य जी थे। और इनका समय क्या था? शंकराचार्य जी का समय, इनका समय 8वीं सदी था। 8वीं सदी। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 27। प्रश्नोत्तर नंबर 27 देखिए, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। गोरख जगायो जोग और भगत भगायो लोग। कन्फ्यूजन की स्थिति क्या होती है? कन्फ्यूजन की स्थिति होती है तुलसीदास और गोरखनाथ जी को लेकर
होती है, क्योंकि यहाँ पे गोरख शब्द आया है इसलिए गोरखनाथ जी को लेके कंफ्यूजन की होती है। इसका हो जाएगा गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। तो इसके पंक्ति के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 27 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 28। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम भक्त कवि कौन थे? तो मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम भक्त कवि जो है विश्वनाथ जी थे। कौन थे? मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम कवि कौन थे? प्राणचंद्र चौहान थे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 28 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 29। अद्वैतवाद के अनुसार क्या सही है? जीव और ब्रह्म एक हैं, जीव और ब्रह्म की स्थिति पृथक पृथक है, संसार सत्य है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो निम्न में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा की स्थिति पृथक पृथक है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 29 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 30। रचनाओं का सही विकासात्मक कालक्रम बताइए। निम्न रचनाओं का कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए। जैसे अगर हम देखें चित्रावली का रचना काल, तो इसका रचना काल था 1613 ईस्वी। क्या था? 1613 ईस्वी। और इसके लेखक का नाम क्या था? उस्मान। लेखक का नाम क्या था? उस्मान। उसके बाद ज्ञानदीप का रचना काल 1619 ईस्वी और इसके लेखक का नाम क्या था? शेख नबी था। उसके बाद हंस जवाहिर का रचना काल था 1731 ईस्वी। 1731 ईस्वी और इसके लेखक थे कासिम शाह इसके लेखक का नाम। उसके बाद इंद्रावती जिसका समय था 1744 ईस्वी और इसके लेखक का नाम था नूर मोहम्मद। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 30 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। प्रश्नोत्तर नंबर 30 का सही ऑप्शन ए हो गया। अब इसके आगे का प्रश्नोत्तर नंबर 31 से अगले वीडियो में जो है सॉल्व कराया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।